नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान को डिस्कस करने जा रहे हैं। संविधान के 22 भाग में से आज हम प्रथम भाग को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। यकीन मानिए, आप अगर किसी भी प्रकार के एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अगर इस क्लास को आप अच्छे से देख लिए तो समझिए कि जो हम अंत में एमसीक्यू करवाएंगे आपसे सब के सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ बेसिक से बात है। संविधान और संविधान को हम पिछले वीडियो में समझ लिए हैं कि क्या होता है। इसमें कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। 22 भाग में से भाग 1 जो है इसमें 4 अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हमें इसमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद को कुल 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, सब क्लोजेस 1, 2 एंड 3। यानी कि सब क्लोज 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमें इसमें 2 चीज देखने के लिए मिलता है, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। यानी भारत और दूसरा इंडिया। यानी कि हम भले भारत को 10 नाम से जाने, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा संविधान भारत को 2 ही नाम से जानते हैं और वो 2 नाम है इंडिया और भारत। अब इसमें थोड़ा सा और बेसिक की बात करें तो एक तो नाम का पता चलता है, दूसरा ये कहता है कि ये जो इंडिया है ये राज पद्धति है। राज पद्धति अर्थात यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था लागू होगा। यानी अनुच्छेद 1 में सब क्लोज 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अब देखिए दूसरा बात इसमें है, भारत यूनियन है या भारत फेडरेशन है। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो हम बात करें तो भारत क्या है? भारत यूनियन है। भारत यूनियन है, ना कि भारत फेडरेशन है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट समझते हैं। देखिए, भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन ये भी राज्यों का संघ है। भारत को अगर हमें समझना है तो इनमें सब राज्यों को समझना पड़ेगा, और फेडरेशन को समझना है तो थोड़ा सा अमेरिका चलते हैं घूमने के लिए। तो अमेरिका में क्या होता है कि यहाँ राज्य तो होते हैं बट उनके शक्तियों में थोड़ा सा अंतर हमारे शक्तियों से है। क्यों है? यहाँ पर हमारे यहाँ एक होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। यहाँ भी होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। देखिए, राज्यों से मिलकर केंद्र बना है, ये बात सही है। यहां भी राज्यों से मिलकर केंद्र बना है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें अंतर कहां है? अंतर यहां है कि हमारे भारत में केंद्र के पास शक्ति क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। लेकिन यहां फेडरेशन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, यहां पर राज्यों के पास शक्ति अधिक होता है। अब आपको दोनों में अंतर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फेडरेशन और यूनियन क्या है। यानी फेडरेशन हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में यूनियन है, अर्थात हमारे देश में संघ है। और अमेरिका में फेडरेशन चलता है, वहां अलग अलग राज्यों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के शक्तियों का वर्णन वहां पर किया गया है। यानी कि केंद्र से ज्यादा वहां पर राज्य के पास शक्तियां होती हैं। क्या आपको सब क्लोज 1 समझ में आया? आ गया तो आगे चलिए। सब क्लोज 2 क्या कहता है? देखिए, कहता है राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया है। मेरे भाई समझना है, इसमें ज्यादा ताम झाम कुछ नहीं है, बस यह समझना है कि ये क्या कहता है सब क्लोज 1 कि राज्य उन्हीं को मानेंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित है। और पहली अनुसूची में कितना राज्य वर्णित है आपको पता होगा, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। यानी कि सब क्लोज 2 कहता है
कि हम उन्हीं को राज्य मानेंगे जो पहली अनुसूची में दिया गया है, और हमारे पहली अनुसूची में राज्यों का वर्णन देखने के लिए मिलता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखने के लिए मिलता है। सब क्लूज 2 समझ में आ गया। चलिए तीसरा समझते हैं। अब सब क्लूज 3 क्या कहता है? ये कहता है भारतीय क्षेत्र में किसको शामिल किया जा सकता है। सब क्लूज 3 में भारत हम किसको बोलेंगे? तो यहां पर 3 तथ्य निकल कर आता है। हम भारत उनको बोलेंगे जो पूर्ण राज्य है, भारत हम उनको बोलेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत हम उनको बोलेंगे जो अधिग्रहित क्षेत्र हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें और समझते हैं। पूर्ण राज्य का मतलब होता है कि हमारे पास पूर्ण 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कि हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जबकि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर ये सब हैं तो हम इन सबको मिला दें, अगर सबको सम्मिलित कर दें, तो मेरा एक संघ का स्थापना हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बिल्कुल। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में कोई अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है, था, लेकिन उसे भारत में मिला लिया गया। जैसे हम बात करें सिक्किम की, जैसे हम बात करें गोवा की, ये सब कुछ दिन पहले भारत के अधिग्रहित क्षेत्र ही थे, यानी कि पूर्ण रूप से भारत का राज्य नहीं थे, लेकिन उसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है, यानी भारत का एक अंग बन गया है। अगर आपको सब क्लोज 3 समझ में आ गया तो समझिए अनुच्छेद 1 आप समझ लिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। आपको इतना बात याद रखना है। दूसरा में चलते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। इसका मतलब ये है, आर्टिकल 2 सीधा सीधा कहता है कि भैया नए राज्यों का प्रवेश, अगर भारत में कोई राज्य या कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र मिलना चाहता है तो हमारा आर्टिकल कहता है आ जाइए और हमारे साथ रह लीजिए। ठीक है। सपोज दैट कि ये नेपाल है। अगर आप समझते हैं तो यहां पर समझिए, थोड़ा सा और समझिए। भारत मैप, हम इसके बारे में थोड़ा और देखिए लेते हैं। सर्चेबल, अब देखिए, मान लीजिए कि ये भारत है और ये भारत के विभिन्न पड़ोसी हैं। विभिन्न पड़ोसी कैसे? सपोज कि अगर नेपाल भारत में मिलना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, कौन? नेपाल। नेपाल ये रहा, ये नेपाल है। अगर ये भारत में मिलना चाहता है तो हमारा आर्टिकल 2 ये उसे अनुमति देता है कि भैया आइए और आप आराम से आकर के मिल जाइए। आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि हमारा आर्टिकल 2 क्या कहता है। यानी ये सीधा कहता है कि हम किसी अन्य राज्य को या किसी अन्य देश को भारत में मिला सकते हैं और नए राज्य का स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगला जो बात आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन, यानी सीधा सा मतलब है नए राज्यों का गठन। अगर चाहे आर्टिकल 3 के अनुसार हम एक नया राज्य बना सकता है। कैसे बना सकते हैं? यानी कि एक नए राज्य हम
ऐसे बना सकते हैं, मान के चलिए कि ये यूपी है और ये बिहार है, दोनों का बॉर्डर अगर लग रहा है तो थोड़ा से दोनों क्षेत्र लेंगे और एक हम नया क्षेत्र बना लेंगे, दोनों को सटा के एक नया क्षेत्र बना लेंगे, यानी कि एक नया राज्य का हम निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा बात कहता है उसके सीमाओं में परिवर्तन, यानी सीमा को घटा सकते हैं, सीमा को बढ़ा सकते हैं, सीमा को एक में मिला सकते हैं, ये आर्टिकल 3 कहता है। लेकिन मान के चलिए आप सीधा सा मतलब समझिए कि आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य को दो भागों में तोड़ करके दो नया राज्य बना सकते हैं, या किसी भी राज्य दो राज्यों को मर्ज कर करके एक नया राज्य बना सकते हैं, या किसी दो राज्यों का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र ले करके एक नया राज्य बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? ऐसा कर सकता है हमारे सांसद, ठीक है, हमारे सांसद के पास ये अनुमति है, ये अधिकार है, ये उसके पास शक्तियां दिया गया है कि ऐसा काम सांसद कर सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इसे गौर कीजिएगा। अब बात यहाँ पर बात समझ में ये नहीं आता है कि चलिए दूसरा देश को हम अपने भारत में मिला सकते हैं, ये बात सही है, किसी अन्य राज्य को तोड़ करके एक नया राज्य बना सकते हैं, ये बात भी सही है। क्या कोई अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो समझिए इसमें। अब ऐसा होने के लिए एक मामला आता है जिसका नाम है बीरूवाड़ी, नाम सुने होंगे या पढ़ लिए होंगे आप, बीरूवाड़ी मामला 1960। अब ये बीरूवाड़ी मामला 1960 में आया था भारत में, जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद की बात है ये। अब बीरूवाड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था और यह देश मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, यानी कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के कारण यह था कि एक व्यक्ति यहां पर जा रेड क्लिफ, अब रेड क्लिफ ने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान का डिवाइड किया था, भारत और पाकिस्तान का डिवाइड किया था इन व्यक्ति ने। लेकिन ये व्यक्ति ये बीरूवाड़ी भारत का हिस्सा बना दिया था, यानी बोल दिया था कि बीरूवाड़ी क्षेत्र भारत के पास है। लेकिन जरा सोचिए कि बीरूवाड़ी क्षेत्र भारत के पास तो दे दिया, लेकिन दस्तावेज में लिखने के लिए भूल गया कि बीरूवाड़ी क्षेत्र भारत के पास है। अब 1960 में पाकिस्तान क्या करने लगा? मांग करने लगा कि भैया ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपको दस्तावेज में कोई लिखित नहीं दिया है, ये क्षेत्र कायदे के अनुसार मेरा होना चाहिए। ऐसे में अब हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं परामर्श के लिए, राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं, किससे मांगते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं। देखिए आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दों को लेकर के जो संघीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखिए आपके पास दो प्रकार के तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं? सबसे पहले कि आप संविधान के अनुच्छेद 368 में यह लिख दीजिए कि बीरूवाड़ी को भारतीय क्षेत्र से हटा दिए, ठीक है, एक तो पास यह था। दूसरा उन्होंने परामर्श उस पर दिया कि संसद से बताइए कि वो 368 के तहत आर्टिकल 3 में लिख दे कि भारत का क्षेत्र अन्य किसी देश को दिया जा सकता है। अब ऐसे में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वह फंस गए। उन्होंने एक प्रकार का ये वाला बात को नहीं अपनाते हुए इन्होंने इस वाले बात को अपनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये वाले बात में अगर संविधान में 368 के तहत आर्टिकल 3 में इस बात को अगर लिख देता कि हम किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला था। यानी कि कोई भी राजनेता आता और अपना क्षेत्र उठाकर को दोस्ती में भी दे सकता था। तो नेहरू जी ने यहाँ पर दिमाग लगाया और बोला कि नहीं, ये वाला बात हमें मंजूर नहीं है, हमें मंजूर है
ये वाला बात। इस वाले बात में क्या होता है, बिरुवाड़ी को भारतीय क्षेत्र से अगर हटा देगा, इसका मतलब साफ समझिए कि अनुच्छेद एक में और अनुसूची एक में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद और अनुच्छेद एक और क्या कहते हैं, अनुसूची एक में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों परिवर्तन होगा, क्योंकि अनुसूची एक कहता है कि राज्य वही होंगे जो अनुसूची एक में रखा गया। ऐसे में अब संविधान में संशोधन करना पड़ता। आर्टिकल किसके तहत, 368 के तहत संविधान में संशोधन के माध्यम से बिरुवाड़ी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र से हटा दिया गया। कब, 9वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। तो जब भी किसी भी क्षेत्र को अगर भारत से देना है दूसरे देश को, तो हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप इसे समझे होंगे। आर्टिकल कहता है कि किसी भी नए राज्य का हम गठन कर सकते हैं, किसी भी दो राज्यों को तोड़ करके एक नया राज्य बना सकते हैं, और किसी भी दो राज्यों के क्षेत्र को मिला करके एक नया राज्य की स्थापना कर सकते हैं, उसकी सीमाओं को घटा सकते हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या आपको आर्टिकल 3 समझ में आ गया? तो आगे चलिए। अब देखिए आर्टिकल 4 का कहता है, आर्टिकल 4 का साफ मतलब है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, तो आप सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है, आप सामान्य बहुमत से किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में। यानी कि 368 के तहत आपको संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप सामान्य बहुमत से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए अभी हमारे पास मान लीजिए 545 सीट है। अब 545 सीट का सीधा सा मतलब है, सामान्य बहुमत का मतलब होता है अगर 273 भी आपके पास, अगर 50% मेजोरिटी भी आपके साथ अगर है, तो आप किसी भी क्षेत्र को घटा बढ़ा सकते हैं। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव आप कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 4 कहता है। क्या आपको आर्टिकल 4 तक समझ में बात आया? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, किसी अन्य देश को भारत में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकते हैं, दो राज्यों को मर्ज करके एक नए राज्य बना सकते हैं, या दो राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्रों को मर्ज करके एक नए राज्य बना सकते हैं, या एक राज्यों को तोड़ करके दो राज्यों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे बिहार झारखंड अलग हुआ। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर आपको 2 या 3 में, यानी अनुच्छेद 2 या 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव करना है, तो आपको संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 368 के तहत आपको संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सामान्य बहुमत से आइए और बदलाव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए हम चलते हैं आज के MCQs पर। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र के नाम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित हैं? आप इसके बारे में पढ़ लिए हैं कि राज्य और संघ शासित का मतलब हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश का नाम भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। तो हम बता दें कि अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 में हमने बात कर लिया है कि राज्य वे होंगे जो अनुसूची 1 में शामिल होंगे। आप इसे बना लिए। अगला क्या कहता है, किस अनुच्छेद के उपबंधों में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता?
यानी कि अभी जो हम बोले अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का आर्टिकल 2 या 3 में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको 368 में 368 के द्वारा संविधान में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, यानी सीधा आप बात कर सकते हैं अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहता है भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था, हम बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला क्षेत्र जो था वह आंध्र प्रदेश था। आगे आगे है भारत 28 राज्यों और 22 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य। इसका मतलब भारत में 28 राज्य हैं, ये बात हम बात कर लिए। अब इसमें कितना केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों को मिला करके एक संघ बनाया गया है। तो हम बात करें 28 इसमें राज्य है और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि आप जानते हैं इसमें टोटल हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन 2019 में एसएससी सीजीएल में आया है। आगे अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत कैसा है, यानी इंडिया क्या है। सीधा सा मतलब है अभी हमने अनुच्छेद 1 में बताया था इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 मेरा यही कहता है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। अच्छे से आप क्लास को अगर देखे हैं आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगला कहता है राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित इसकी पूर्व अनुमति से में रखा जा सकता है। देखिए आप यह भी जानते हैं कि संसद पूर्व अनुमति लेगा, किसका लेगा, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति का या फिर मंत्रिपरिषद का। सीधा सा मतलब है कि अगर संसद लेगा अनुमति तो वो लेगा राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से अनुमति इसलिए लेगा क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं और उनके पास सर्वोच्च शक्ति भी होती है। अब देखिए राष्ट्रपति जो है इसके पास एक फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति रोक देगा तुम ऐसा नहीं कर सकता है, जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। बस एगो नियम है, तरीका है कि आपके जो घर में बड़े लोग हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले उसे पूछना जरूरी है, तो हमें राष्ट्रपति को पूछना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है अगला देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्या है, आगे है इसमें निम्न में से कौन नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकता है। कौन राज्यों को शामिल कर सकता है इस संघ में, कौन। तो देखिए राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री कर सकता है, नहीं। क्या उच्चतम न्यायालय कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है, संसद। हम बोले ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास। कोई नया राज्य का अगर निर्माण करता है, किसी नया राज्य को भारत में दूसरे देशों से आकर के मतलब ला करके मिलाता है, ये शक्ति हमारे संसद के पास है और हमारे संसद फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए राष्ट्रपति से एक बार पूछ लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें और भैया क्या कहता है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति होता है। यहां पर शक्ति होगा, शक्ति निम्न में से किसके पास होता है, यानी इस सीमा में कौन परिवर्तन कर सकता है, एक नया राज्य कौन बना सकता है। अभी हमने बात किया ऐसा शक्ति किसके पास है, तो हमारे सांसद महोदय के पास है, और सांसद ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन बन गया होगा। और भी है इसमें, और भी है, भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है, यानी कि कौन सा बहुमत से, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, 2/3 या 3/3। तो अभी हमने बात करें, अभी हम बात किया इसमें कि सामान्य बहुमत से, यानी कि भारतीय संसद अगर किसी क्षेत्र को फिर से परिभाषित करता है, एक नया स्टेट या किसी भी प्रकार का प्रारूप यानी कि आर्टिकल 2 या 3 में बदलाव करना चाहता है, तो वो क्या कहता है,
सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत मतलब कम से कम 50% बहुमत तो होना चाहिए, इसी को हम सामान्य बहुमत कह लेंगे। ठीक है, तो सामान्य बहुमत इसमें हो जाएगा। आगे इसमें क्या कहता है, चलिए आगे नहीं है। तो आज हम इस प्रकार से, क्लास में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, हमको समय पर नहीं आ पाते हैं, डेली नहीं आ पाते हैं, तो आप उसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी क्लास लाया जाए और आपको अच्छे से समझ में हर चीज आए। कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा आएगा, और ये मेरा गारंटी है कि आपको हर चीज समझ में आएगा। और अगर आप नहीं समझते हैं तो एकदम बेबिंदास एकदम कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उसे एक बार समझाने का फिर से प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।